बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ ताल हाजत और आज की यकीनन सबसे बड़ी खबर यही है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस। और आज ये वाज़ेह हो गया कि पीपल्स पार्टी और बहुत सारे और भी लोग जो कहते आए थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर हुआ है, तो आज अदालत ने वाज़ेह कर दिया है कि ये जुडिशल मर्डर नहीं है। तो जो नैरेटिव पीपल्स पार्टी कर रहा पिछले 44 सालों से, उसकी नफी की गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन हाँ, गलती का एतराफ़ ज़रूर कर लिया गया है। एतराफ़ किया गया है कि हाँ, फेयर ट्रायल नहीं हुआ, होना चाहिए था। बहुत सारी ऐसी कोताहियाँ हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। अगर वो होती तो फिर यकीनन ये केस सही होता। आज जो 5 सफ़ात का डिटेल्ड फैसला आया है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि अदालत उज़्मा ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई मुनसिफाना ट्रायल और इंसाफ के लिए दरकार ज़रूरी तकाज़ों के मुताबिक नहीं थी। ताहम अदालत ने अपने राय में यह भी लिखा कि आइन और कानून में ऐसा कोई तरीका मौजूद नहीं जिससे मिस्टर भुट्टो को मुजरिम करार देने और सजा देने वाले फैसले को ख़त्म किया जा सके। तो यकीनन अदालत ने वाज़ेह कर दिया है और इसके ऊपर फिर हम जानते हैं रिएक्शंस का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का था, लेकिन जो उनके रिमार्क्स थे वो मेरे लिए कुछ मैं समझ नहीं पाया। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में अपने पैनलिस्ट से पूछूं कि इसका मतलब क्या है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि इस फैसले से पाकिस्तान अब तरक्की कर सकेगा। कैसे, ये मैं आज के शो में पूछूंगा। कैसे तरक्की करेगा इस फैसले से पाकिस्तान, और अवाम को अब इंसाफ की उम्मीद हो गई है। यानी वो अवाम जिसे पहले कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं थी, उसे इंसाफ की उम्मीद हो गई है। शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कि संगीन गलती के एतराफ़ से नई तारीख रकम हुई है। लेकिन क्या इस नई तारीख के रकम होने से पाकिस्तान की आने वाली तारीख बेहतर होगी या नहीं, ये सवाल मैं आज उठाना चाहता हूँ। उसके अलावा PTI ने उनकी जो लीगल टीम है, उन्होंने बड़ा एक इंपॉर्टेंट यहाँ वैलिड पॉइंट रेज किया इस केस से जुड़ा हुआ। वो ये कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि अगर इंसाफ में ताख़ीर हो तो इंसाफ का कत्ल हो जाता है। और यकीनन अब 44 साल के बाद क्या इंसाफ मिलेगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। लेकिन हाँ, PTI ने आज सेनेट में करारदाद जमा करवाई है इमरान खान की रिहाई के लिए। अब देखते हैं कि वो करारदाद कहाँ पहुँचती है। लेकिन एट द सेम टाइम हम जानते हैं कि इमरान खान साहब ने जेल में कुछ मीडिया के लोगों से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तें किसी और को देना गलत फेल है, जमहूरियत के मुनाफी है। इतवार को धांधली के खिलाफ पेशावर में बड़ा जलसा होगा और ये वाज़ेह कर दिया कि ये धांधली जो है निगरान हुकूमत ने की है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की है। ये भी वाज़ेह कर दिया कि 9 मई के मुल्ज़िमान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं जुडिशल कमीशन बने। अभी तक जुडिशल कमीशन 9 मई के हमले पर क्यों नहीं बना है। ये भी कहा कि ग़ुलामी कबूल करने का कहा जा रहा है, लेकिन ग़ुलाम कौमें ख़त्म हो जाया करती हैं। हमारी पार्टी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं, वाज़ेह पैगाम उन्होंने आज जेल से दिया है। यकीनन इसको भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। बात करें पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा की, तो आज उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया कि उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम उन्होंने निगहबान रखा है, जिसके तहत वो 65 लाख घरानों को राशन का एक पैक देंगी। और यकीनन हम सब कोशिश करते हैं, जो भी साहिब तौफीक अफराद होते हैं, कि रमज़ान के आने से पहले मुस्तहिक लोगों में राशन तकसीम किया जाए। बड़ा नेकी का अमल होता है। लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ डिटेल्स बताई मरीम साहिबा ने, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने क्या डिटेल्स बताएं कि इस बैग के अंदर क्या क्या है। आप भी सुनिएगा ज़रा गौर से, प्लीज़, आई नीड योर अटेंशन। एक हैम्पर के अंदर 10 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, 2 किलो घी है, 2 किलो चावल है, 2 किलो बेसन है। तो हमने एक बेस्ट क्वालिटी घी दिया है, बेस्ट क्वालिटी आटा दिया है, बेस्ट क्वालिटी चावल दिया है, बेस्ट क्वालिटी चीनी दिया है, बेस्ट क्वालिटी बेसन भी रखा है। वैसे तो पहला मुझे एक पॉइंट जो बहुत हिट किया कि सिर्फ आटा, चावल, घी, बेसन और चीनी, ये 5 चीज़ें ही राशन के पैक में होनी चाहिए। वैसे हम जब देखते हैं जो खैराती इदारे हैं पाकिस्तान के, बड़े बड़े JDC हो, सैलानी हो, दूसरे इदारे हों, जब वो भी राशन का बैग देते हैं तो वो शरबत की एक बोतल भी डाल देते हैं, चाय की पत्ती भी डाल देते हैं, 2-3 दालों के पैकेट भी डाल देते हैं कि दाल चावल भी पकाई जा सके और भी कुछ पकाया जा सके। बट सैडली सिर्फ ये 5 चीज़ें एक राशन के बैग में, जो कि मरीम साहिबा 65 लाख लोगों तक पहुँचाएँगी। बहुत सारे लोगों ने सुनने के बाद कहा कि 65 लाख लोगों को राशन का ये बैग देने से बेहतर था कि 1000 लोगों के लिए रोज़गार पैदा कर दिया जाता, ताकि हाथ फैलाने की, इमदाद की, मदद की एड नहीं चाहिए आज की कौम, आज के नौजवान को।
ट्रेड चाहिए, बिजनेस चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए, पॉलिसीज़ चाहिए, फ्रेमवर्क चाहिए, जिससे वो अपना फ्यूचर खुद कमा सके, मेहनत करके अपनी 2 वक्त की रोटी कमा सकें। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि पंजाब की काबीना ने हलफ उठा लिया है, खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने हलफ उठा लिया है, और हम ये भी जानते हैं कि MQM का बड़ा इजलास था आज, जिसके अंदर ये फैसला होना था कि क्या सदर आसिफ अली जरदारी आने वाले सदारती इलेक्शन के बाद वो सदर बनेंगे, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को हफ्ते के रोज़ होने वाले सदारती इलेक्शन में वोट दिया जाए या नहीं। हम जानते हैं कि MQM एक आईनी तरमीम लाना चाहती है, जिसकी पीपल्स पार्टी खिलाफ है, नून लीग उनके साथ है, लेकिन जिस तरह की वो कैंपेन पीपल्स पार्टी के खिलाफ चला रहे थे और अब उनके ऊपर प्रेशर है कि आसिफ अली जरदारी साहब को वोट दें, यकीनन ये पीपल्स पार्टी की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसीलिए जरदारी साहब को मुफाहमत का बेताज बादशाह कहा जाता है, अगर उन्होंने MQM को राज़ी कर लिया उन्हें वोट देने पर। ये भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। कमाल पैनल मेरे साथ होगा। लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। विदाउट एनी फर्दर डिले अपने पैनल का तारुफ आपके साथ करवाता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर PMLN के सीनियर रहनुमा रफीक रजवाना साहब। थैंक यू सो वेरी मच मलिक रफीक रजवाना साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया हाफिज एहसान अहमद साहब ने, माहिर कानून है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हाफिज साहब, थैंक यू सो वेरी मच। एंड ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी के हसन मुर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन मुर्जा साहब बेहद मशकूर, शुक्रगुजार। रफीक रजवाना साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा मैं। वैसे तो इजाज़त दें रफीक रजवाना साहब, आज पीपल्स पार्टी से शुरू करने दें, आप सीनियर ज़रूर हैं हमारे लिए, मोहतरम भी बहुत हैं, लेकिन आज चूंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला आया है, 5 सफ़ात आ गए हैं, तो पीपल्स पार्टी से आगाज़ करते हैं। हसन मुर्जा साहब, आप हमेशा से, आप और आपकी जमात जुडिशल मर्डर का वर्ड यूज़ करते थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत पर। आज अदालत ने कह दिया है कि ये जुडिशल मर्डर नहीं है। अब सर आप क्या कर लें? अब आप समझते हैं कि आप सही थे या आप जो फैसला आया है वो दुरुस्त आया है? हसन मुर्जा साहब। देखें, मैं समझता हूं कि ये खुशाइन चीजें हैं कि आज इदारे जो हैं वो अपनी गलतियों का एतराफ कर रहे हैं। उन्होंने इस चीज का एतराफ किया कि भुट्टो साहब को इंसाफ के तकाजे पूरे किए बिना सजा सुनाई गई। तो मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी और अहम बात है। बाकी हम नहीं चाहते कि किसी को हम फांसी पे लटकवा दें, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कब्रों का ट्रायल चाहती है। हम तो चाहते हैं कि तारीख दुरुस्त होनी चाहिए और इदारों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। आज उन्होंने इतना भी किया, ये खुशाइन चीज है, पेशरफ्त है, और इसी को हम कहते हैं कि ये इसी से मुल्क तरक्की करेगा। जब इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे तो वही हमारे लिए हसन साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बस एक छोटी सी चीज ऐड कर रहा हूं। अगर मेरे साथ या जिस तरह आपके साथ इंतहाई अफसोसनाक ये हुआ हादसा सानिया अलमिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत का, तो सर आप ये नहीं सोचते कि सर आपके साथ ये हुआ है, ये किसी और के साथ ना हो? आज भी हजारों लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जिन्हें इंसाफ के तकाजे पूरे किए बिना सजाएं सुनाई जा रही हैं, और हम खामोश तमाशाई बने बैठे हुए हैं। बस एतराफ कर लिया अदालत ने, काफी है। देखें, हम तो इसी को समझ रहे हैं ना बेहतरी। कोई रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विक्टिम नहीं होना या रोज सजाए मौत हमें नहीं होनी। हम समझते हैं कि जो जुल्म हमारे साथ हुआ है वो रिपीट ना हो, वो किसी और के साथ ना हो। और मौजूदा दौर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो ये बात कहती है कि तहरीक इंसाफ के साथ भी मावरा अदालत कुछ नहीं होना चाहिए। उन्हें भी कानून और आइन के मुताबिक जो है अपनी सफाई का हक होना चाहिए और उनके फैसले भी शफाफ नजर आने चाहिए, फैसले बोलने चाहिए, किसी को कहना ना पड़े कि ये इंसाफ हुआ है। फैसला अपना खुद बोले कि मैं ये हूँ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो ये हमेशा से रहा है कि मुआशरे जुल्म के साथ कायम रह सकते हैं, ना इंसाफी के साथ कायम नहीं रह सकते। बेहतरी की तरफ बात बढ़ी है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसको किसी भी हवाले से क्रिटिसाइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नहीं करेगी। दीगर तो कई लोग जो है वो अपनी सियासी मुखालफत में और गरज में इस पे काफी सारे दलाइल देंगे और इस मुकदमे को कहीं और जोड़ने की भी कोशिश करेंगे। तो वो उनका अपना हक है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको खुशाइन समझती है। लेकिन बस ये वाज़ेह हो गया सर कि जुडिशल मर्डर नहीं है अदालत की नजर में। ये अब गवर्नर साहब नहीं, ये अदालत देखे इसको बार
बार बार ये कहना कि ये जुडिशियल मर्डर नहीं है, ये जुडिशियल मर्डर है। हम देखें ना, एक चीज अगर हुई है तो उसका कोई या तो कहे ना कि ये जुल्म भी नहीं हुआ, कह देते कि ये इसके साथ इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं। अगर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए तो वो जुडिशियल मर्डर है। अब इस चीज का कोई आदमी इकरार ना करे अपनी जबान से, या कोई इदारा ये इकरार ना करे, तो उसको ये तो हरगिज नहीं कहा जा सकता कि वो जुडिशियल मर्डर नहीं है। वो जुडिशियल मर्डर था, वो जुडिशियल मर्डर है, और वो जुडिशियल मर्डर रहेगा। ठीक। ये देखिए, हम इस चीज को खुश आइंद कह रहे हैं कि एक बेहतरी की तरफ है। उसे अपनी अगर गलती समझ कर रहे हैं तो उन्होंने गलती का एतराफ तो किया है ना। स्टेप 1, मतलब आगे बहुत सारे स्टेप्स और। भुट्टो का अदालती कत्ल ही नहीं था। ठीक सर। अब रफीक रजवाना साहब, आपकी नज़र में सर अदालत ने एतराफ़ जुर्म तो कर लिया पर कोई सज़ा नहीं दी अपने आप को। शायद अदालत इतनी बड़ी और इतनी ताकतवर है कि उसे कौन सज़ा दे सकता है? मलिक रफीक रजवाना साहब। अदालत ने एतराफ़ जुर्म नहीं किया, ये और अदालत है। जिन लोगों ने फैसला किया गो सुप्रीम कोर्ट वही है, और अदल की कुर्सियों पे बैठे हुए जज साहबान जो हैं वो तो एतराफ़ जुर्म नहीं कर रहे। उन्होंने तो ये कहा कि उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई, कानून की खिलाफ वर्जी की गई। तो साफ ज़ाहिर है सज़ा तो गलत हुई और उनको गलत सज़ाए मौत दी गई। अब बात ये है कि क्योंकि उसकी रिव्यू पिटीशन तक खारिज हो गई तो अदालत उस फैसले को सेटिस्फाइड नहीं कर सकती थी टेक्निकली एंड लीगली। मगर उन्होंने जो कुछ कहा, मैं ये समझता हूँ कि तारीख को दुरुस्त करने के लिए और स्याह बाप को ख़त्म करने के लिए ये फैसला ज़रूरी था और आ गया है। तो इससे कम से कम ये ज़रूर हुआ कि, बल्कि मैं उस पर क्या कहूँ कि अगर हम यहाँ बैठ के कहें तो दूसरे जज साहबान को भी देखना चाहिए जो नाइंसाफी करते हैं। तो मैं ये अजीब सा लगता है कि जज हो, अदल करना उसका काम हो, अदल करना उसका फर्ज हो, उसको हम तबसरों में जजों को करें, इंसाफ करें, ये भी बड़ी अजीब सी बात लगती है। मगर हम तारीख के द्वार से गुजरे और गुजर रहे हैं कि अदलिया के जरिए, 5 जजों के जरिए नाइंसाफी हुई और हो रही है और पता नहीं होती रहेंगी। तो वो तो खौफ खुदा है। अदल जो है अगर ना कर सके और खौफ खुदा भी ना हो, जिन जजों ने भुट्टो को फांसी दी तो वो यौम क़यामत, यौम हिसाब क्या हिसाब देंगे? अल्लाह रहम करे सर। हर आदमी जो है अल्हम्दुलिल्लाह तवक्को रखता है कि मैं गुनहगार होने के बावजूद, जो भी है इंसान के अंदर खौफ खुदा होता है, या अल्लाह मैं बड़ा गुनहगार हूँ मगर मेरे गुनाहों का हिसाब ना देखना। बेशक। तो अब ये ऐसे गुनाह हो, बंदों की जान ले लेना, किसी की बेगुनाह जान ले लेना, किसी को इंसाफ न देना, किसी को सही फेयर ट्रायल का हक न देना, वो फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10 बाद में आइन में आया है। तो ये फैसला नहीं है बल्कि एक राय है, तो खुश आइंद राय है। खुश आइंद राय है, खुश आइंद राय है। ठीक। जख्म तो बड़े पुराने हैं, मंदमल हो गए, मगर एक आग जो सुलग रही थी उसको ठंडा करने के लिए, उस पर बर्फ रखने के लिए ये फैसला खुश आइंद है। आपकी बात पे सर मेरे दिल में एक बात आई कि रोज़े हशर पर हजरत इंसान का हशर क्या होगा, पहले कब्र की 3 सवालों को तो मुंह देना, फिर पता लगेगा। हाफिज साहब, हाफिज एहसान अहमद साहब, आपकी नज़र में काजी फैज ईसा साहब ने इस केस की समाअत के दौरान कहा था सर कि दाग धोने हैं हमने, अदलिया पे लगे दाग, इस्टेब्लिशमेंट पे लगे दाग, क्या वो दाग धुल गए? अगर स्पेशली हम जुडिशरी की पहले बात करें, क्या अदलिया पर लगा दाग धुल गया आज की राय के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल या जुडिशल हिस्ट्री है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स हैं कि जो पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को और पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को हिंच करती हैं। उन्हीं में से एक ये जजमेंट थी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस था। और इस केस के अंदर अगर ब्रॉडली देखा जाए तो ये जिस दिन से ये फैसला आया है उस दिन से एक नैरेटिव इसके अंदर था कि ये पाकिस्तान के अंदर जुडिशल मर्डर है। जुडिशल मर्डर का मतलब ये है कि आपने एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस को या मिसयूज किया है, या उस प्रोसेस के अंदर जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली थी जो कंसीडर किए जानी थी वो आपने की नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसी सज़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के मुताबिक बनती नहीं थी उसको पाकिस्तान के जजेस ने जो वो सज़ा दी है। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये था।
और 44 साल से ये चल रहा था। अब तला इस केस को अगर ब्रॉडली देखा जाए तो ब्रॉडली इसके अंदर ये था कि जो 2011 के अंदर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया, उस वक्त आर्टिकल 185 के नीचे जो थी वो अपील का फैसला भी हो चुका था। आर्टिकल 188 के नीचे जो है रिव्यू का भी 44 साल पहले फैसला हो चुका था। जो 78 की लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आई और 79 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की 2 इस जजमेंट्स आई, एक अपील पे आई और दूसरी रिव्यू पे आई। लेकिन जो चीज़ हिंच किए जा रही थी वो 44 साल से ऐसी थी कि पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम जो है वो भी इसका रिस्पॉन्सिबल है कि ये सज़ा इस तरह नहीं आनी चाहिए। तो उसकी 3-4 बुनियादी वजह थी। एक उसकी बुनियादी वजह यह थी कि कभी भी पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर के अंदर जो 109 सेक्शन है, जो अबेटमेंट है, उसके ऊपर कैपिटल पनिशमेंट के जो चार्जेस हैं वो बड़े कम लगाए जाके उसको सजा दी जाती है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह होती है कि आपके पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं होती। दूसरा, इस केस के अंदर एक अप्रूवर वाला मामला था कि सिर्फ एक शख्स की स्टेटमेंट के ऊपर जो है आपने उसको कोरैबोरेट किया और आपके पास एविडेंस नहीं थी। तीसरा, उस चीज के अंदर आया कि पाकिस्तान क्या सब कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी सेशंस के ट्रायल होते हैं मर्डर के, वो आपके सेशन कोर्ट के अंदर होते हैं और आपने उसको हाई कोर्ट के अंदर ट्राई किया, और जब आपने ट्राई किया तो आपने एक जो फोरम ऑफ अपील था वो एक एक्यूज को नहीं दिया गया जो उसका स्टैट्यूटरी राइट था। उसके बाद आ जाता है कि एक हमारे जजेस की जो कन्फ्रंटेशन थी या जजेस का एटीट्यूड था इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, वो भी एक वजह थी। और फाइनली जब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया तो वहां के ऊपर जो 4-3 से अगर फैसला आया था तो उसके अंदर हम चूंकि लॉ की प्रैक्टिस भी करते हैं तो उसके अंदर अगर इस तरह की डिवीजन आए तो कैपिटल पनिशमेंट की बजाय जो है फिर मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस की तरफ जाके तो उसको लाइफ के अंदर कर दिया जाता है या कुछ सालों की सजा दे दी जाती है। तो अगर इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें तो जुडिशरी के लिए ये एक बहुत बड़ी एक ऐसी जजमेंट थी जिसको आप एज ए प्रेसिडेंट के तौर पे साइट भी नहीं करते थे कि सेक्शन 109 के ऊपर जो है आप किसी को सजाए मौत जो है वो अनाउंस कर दें। अब ये 44 साल से एक स्ट्रगल थी। 2011 के अंदर प्रेसिडेंट ने रेफरेंस भेजा, 5 चीजें जो उन्होंने अपने रेफरेंस के अंदर कही, और उसकी 2012 के अंदर नवंबर में लास्ट हियरिंग हुई और अब इस चीफ जस्टिस ने टेकअप किया और 9 ऐसे चीफ जस्टिस इस दरमियान में आए जिन्होंने इस रेफरेंस को हाथ नहीं लगाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का काम यह है कि कोई भी चीज प्रेसिडेंट की तरफ से आए 186 के अंदर या कोई भी चीज आए उसको रीजनेबल टाइम के अंदर डिसाइड होना चाहिए। अब जो बुनियादी तौर पे तला इस चीज के अंदर नंबर 1 ही एक क्वेश्चन था जिसका सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना चाहिए था और दिया कि क्या उस सारे प्रोसेस के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या फेयर ट्रायल का जो एक कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के अंदर, क्या वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब के केस के अंदर दिया गया या नहीं दिया गया, ये वो सवाल था। और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आज यूनानिमस फैसला आया है उन्होंने उसको एड्रेस कर दिया है कि अगर उस सारे प्रोसेस को देखा जाए या उस प्रोसीडिंग्स को देखा जाए या एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो क्लोज हो चुकी थी और उसके बाद आपने उस केस को टेकअप किया और प्राइवेट कंप्लेंट का आपको पता नहीं है, तो ये सारी चीजें ऐसी थी कि जिसके अंदर ये कहा जा सकता है कि इस केस के अंदर जो फेयर ट्रीटमेंट लीगल होना चाहिए था वो नहीं है। और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये फैसला किया है तो एक बहुत अच्छा फैसला है, एक खुशाइन फैसला है। फैसला नहीं है, राय है, ना सिर्फ एक ये आएगा बल्कि आइंदा के लिए भी एग्जाम्पल सेट है कि हमें कुछ करने से पहले बहुत पहले सोच लेना चाहिए कि हमें हिस्ट्री के अंदर जज एज ए जज और एज ए जुडिशियल सिस्टम के अंदर हमें किस तरह याद रखा जाएगा। और जब ये रीजनिंग आएंगी तो आप देखिएगा कि आज जो एक शॉर्ट ऑर्डर आया उसके जब एक्सपेंशन के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम के अंदर नई सेट ऑफ डायरेक्शन उसको लॉन्च करेंगी। जुडिशियल रिफॉर्म्स, आमीन आमीन आमीन। अल्लाह करे हाफिज साहब वो दिन जल्दी आए जब इस मुल्क में जुडिशियल रिफॉर्म्स लाए जाएं। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है लेकिन आज हर पाकिस्तानी ये सोचने पर मजबूर है कि हज़ारों लाखों की तादाद में ऐसे लोग आज भी इस निज़ाम इंसाफ के थ्रू गुजर रहे हैं, इंसाफ की उम्मीद लिए, लेकिन वो मुश्किलात से दो चार हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम ख़राब हो चुका है। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के केस से इन लोगों के लिए भी कुछ बेहतरी आनी चाहिए? जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ हमें तेज़ी से बढ़ना चाहिए। इसके अलावा काजी फायज ईसा साहब ने कहा था कि दाग 2 इदारों पर लगे हैं, अदलिया के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। अदलिया ने तो अपना दाग धोने की कोशिश कर ली है, क्या इस्टेब्लिशमेंट ये दाग धोने की कोशिश कर रही है? एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। अब यकीनन जुल्फिकार अली भुट्टो के केस के ऊपर सदारती रेफरेंस के ऊपर अदालत उस्मा की राय आ गई है, लेकिन सवाल वही है कि ऐसे बहुत सारे और भी जुल्फिकार अली भुट्टो हैं जो आज भी अदालती निज़ाम का सामना कर रहे हैं इंसाफ के लिए और उनको फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा है। क्या कोई ऐसी नज़ीर, कोई ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया जा सकता है जिससे जुडिशल रिफॉर्म्स जल्दी लाए जा सके, जिससे लोगों को इंसाफ जल्दी मिला जा सके, जिससे 22-23 लाख जो 24 लाख केसेस पेंडिंग पाकिस्तान में पड़े हैं वो सही हो सके? अच्छा, हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निज़ाम की तो बात करते हैं, लोअर कोर्ट्स में, सिटी कोर्ट्स में रोपकार, पेशकार, रिश्वत, करप्शन, क्या कुछ नहीं होता, किस तरह लोग धक्के खाते हैं, हम सबको मालूम है। लेकिन हम इस निज़ाम में खामोश तमाशाई बनना, बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर आप खामोश रहेंगे तो आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, अगर आप शोर मचाएंगे तो आप भी अंदर हो जाएंगे। मलिक रफ़ीक रजवाना साहब, मेरी देरी ना ख्वाहिश है कि अब निज़ाम में तब्दीली आए, ये जुडिशल रिफॉर्म्स, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा था अपने पहले खिताब में कि जुडिशल रिफॉर्म्स आने चाहिए, और अब इंसाफ का निज़ाम अगर ठीक ना हुआ तो फिर कुछ बचा ही नहीं ना सर। मलिक रफ़ीक रजवाना साहब, ये देखिए, इंसाफ की जो है ना इंटरप्रिटेशन हर स्टेज पे आप देख लें। थाने पे जो केस होता है वहाँ इंसाफ होना चाहिए, होता है। पैसों के बदले क्या कुछ होता है, करप्शन करा के क्या कुछ नहीं कराते। हमने तो अपनी इस जो वकालत की 40-45 साल की जिंदगी है उसमें हमें लोग बताते हैं बेगुनाह लोगों को फांसी चढ़ते भी देखा, लोगों के हकूक पर डाका डलते भी देखा, गासिब के हक में फैसला हो जाता है और मजलूम धक्के खा के मर जाता है। सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं कि जो है ना परदादे का केस था और पोता लड़ रहा है। निज़ाम में खराबी है। अब देखना ये है इस निज़ाम को किसने सीधा करना है। मैं ये समझता हूँ कि हम, हाफिज साहब भी माशाल्लाह वकील हैं, मैं भी वकील हूँ, सबसे पहले इस निज़ाम में जो रोल है जजों के साथ साथ हमारी बार एसोसिएशंस का, हम वकला का भी रोल है। आप ये देखें, ज़रा सी कोई बात होती है हम एक एक बात पे हड़तालें करते रहते हैं, और हमारे वकील जो है जब फीस देते हैं हम भाग के उनका स्टे ऑर्डर तो ले लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम मोस्टली इंटरेस्ट छोड़ जाते हैं। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं खुद को भी इसमें साथ बतौर वकील शामिल कर रहा हूँ। तो निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए जिसका जितना हिस्सा है, the role somebody can play in this he should play। अब बात यह है कि आप अदालत की इस्लाहत की बात कर रहे थे। एक जज जो है वो इंसाफ की कुर्सी में बैठा है, उसको इस्लाहत की क्या जरूरत है? अगर वो इंसाफ कर दे तो उसको खौफ खुदा नहीं है तो वो जज भी नहीं है। अगर वो अदल नहीं कर सकता तो वो जज भी नहीं है। अगर वो तराजू के पलड़े बराबर नहीं रखता तो ही हैज नो राइट टू सिट इन दैट चेयर। इन हालात में आप बताएं, ये बड़े अच्छे से हम झगड़े में जा रहे हैं। किसी आप तबका फिक्र को देख लें, किसी आप शोबा जिंदगी को देख लें, मायूसी के अलावा कुछ नहीं। मगर बात ये है, क्या जो आदमी जिस जगह पे है उसका जो फर्ज बनता है, क्या ही इज डूइंग हिज जॉब, ही इज प्लेइंग हिज रोल? नहीं। जो शऊर वाले बंदे हैं वो दिन रात जलते रहते हैं, बाकी अपना अपना काम निकाल लेते हैं। तो इस सूरत हाल में सोसाइटी एज ए होल है टू प्ले अ रोल। हाँ, उस सोसाइटी में जो जिसका रोल है वो रोल प्ले करे, और जो रिसीविंग एंड पे आवाम है जिसने इंसाफ लेना है और जिसको इंसाफ जल्दी मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। हमने ऐसे भी देखे हैं कि 10 साल बाद, 10 साल पहले सजाए मौत हुई और 10 साल बाद वो काल कोठरी में पड़ा हुआ है सजाए मौत की कोठरी में, 10 साल बाद उसकी अपील फिक्स होती है और कहते हैं बरी हो गया। अखबारों में लिखा होता है जी कि मिस्टर ए जो है ना खुदा बख्श बाइज्जत बरी हो गया। उसकी इज्जत तो रही नहीं। 10 साल 15 साल तो मुकदमा भुगतता है, जेल में रहता है, जलील होता है, उसका खानदान जलील होता है, जमीनें बिक जाती है, एक कत्ल के पीछे और कत्ल होते हैं, और फिर कहते हैं हम जी बाइज्जत बरी हो गया। इज्जत कहाँ से रही उसके पास? तो ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है, और इस पर जितनी आप बहस करें, जितने आप चैनल पे प्रोग्राम करें, ये हमें अपना रोल खुद सारों अदा करना पड़ेगा। हम अपनी जिम्मेदारी किसी सर, मैं अपना किरदार मैं अदा कर रहा हूँ, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ अपने मुल्क की खातिर, अपने मुल्क के लोगों की खातिर, पाकिस्तान के अवाम की खातिर, उन लोगों की खातिर जो इस वक्त धक्के खा रहे हैं निज़ाम में। अल्लाह करे, अल्लाह में मुझे उम्मीद है और किसी चीज़ में मुझे उम्मीद नहीं है। बैरिस्टर हसन मुर्तज़ा साहब बड़ी अच्छी बातें कहीं, मुझे केस याद दिला दिया मलिक रफ़ीक रजवाना साहब ने। 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो एक फैमिली पाकिस्तान शिफ्ट हो रही थी, तो उन्होंने बहुत बड़ी रकम हमारे बैंकिंग सिस्टम से पाकिस्तान ट्रांसफ़र कराई थी,
और फिर 2010-15 तक उनकी फैमिली वो केस लड़ती रही और फिर जाके अदालत ने उनके हक में फैसला दिया और रकम उनको अदा करने का कहा गया। खैर ये कोई नई बात नहीं है सर, 30-40 साल तो कम से कम सिस्टम में लग जाते हैं, जजेस भी तारीख देते हैं, वकील भी तारीख लेते हैं। लेकिन बिलावल साहब ने जो सर आज स्टेटमेंट दी है मुझे तो हैरान कर दिया। वो फरमा रहे हैं सर कि इस फैसले से पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। कैसे हसन मुर्जा साहब? वो फरमा रहे हैं कि लोगों में इंसाफ की उम्मीद बढ़ गई है। कैसे हसन मुर्जा साहब? निजाम तो वही है, धक्के वही खाने हैं, जिसके पास पैसा होगा और वक्त होगा वही अदालतों का दरवाजा खटखटाएगा। गरीब आदमी मुझ जैसे की औकात नहीं है सर। तला भाई, मैं पहली चीज तो है कि मैं बैरिस्टर नहीं हूँ। आपने बैरिस्टर कह दिया मेरे नाम के साथ, किसी बैरिस्टर को तकलीफ ना हो जाए इससे। आई अपोलोजाइज। मैं बैरिस्टर नहीं हूँ, हसन मुर्जा सियासी कारकुन हूँ। गुजारिश ये है कि ये जो चीज आपने पॉइंट आउट की, एक चीज आपने पीछे कही कि आज हजारों भुट्टो जो हैं वो इंसाफ के लिए देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब की मिसाल देना शायद जरूरी नहीं है। तो भुट्टो एक ही था। सर वो तो आपका अपना नारा है, घर घर से भुट्टो निकलेगा। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि सर हजारों लोग जो है तख्ता दार पे लटकने वाले होंगे जो बेगुनाह होंगे सर। सर यकीनन होंगे ना, वो तो लटक गया ना, जिसका आज अगर अदालत इतना पर सर जो नहीं लटकाए उसको बचा तो सकते हैं ना हसन साहब, जो नहीं लटकाए उसको बचा तो सकते हैं सर। देखें ये अल्फाज ही होते हैं, ये और कुछ भी नहीं है। अल्फाज ही का इस्तेमाल करके या अल्फाजों का चुनाव करके अदालत ने उसको अदालती कत्ल से निकालने की एक नाकाम कोशिश की है। अदालती कत्ल ही था ना, कत्ले खता भी जो होता है वो कत्ल ही होता है। और अगर एक अदालत ये बात कहे कि मेरी एक साबका अदालत ने इंसाफ के तकाजे पूरे किए बिना एक शख्स को सजाए मौत दे दी और उस पर अमल दरामद हो गया, तो वो अदालती कत्ल है ना। लेकिन लफ्जों का चुनाव करके अपनी अदालत को बचा लेने से आज ये समझा जा रहा है ना कि वो अदालती कत्ल नहीं था, वो अदालती कत्ल है। और मैंने इसी ज़िमन में ये बात अर्ज की है कि वो एक ही था जो सजाए मौत जो हो गया। बाकी तो मुंतजिर है ना, उनको इंसाफ भी मिल जाएगा। अब इमरान खान साहब अंदर हैं, अल्लाह ताला उनके साथ भी इंसाफ करे। हम ये नहीं कहते कि उनके साथ इंसाफ ना हो, उनके साथ भी इंसाफ हो। हम अपने बुरे से बुरे मुखालिफ के लिए भी ये बात कहते हैं। अब बिलावल साहब की स्टेटमेंट पे है सर, पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा? आज सर मैं कराता हूँ पाकिस्तान को तरक्की भी, थोड़ा सा मुझे टाइम तो दें, कुछ नहीं होता। आज अभी मियां साहब बेचारे 2-3 दफा 10-10 साल के लिए जला वतन हुए हैं, उनके साथ भी तो इंसाफ होना चाहिए ना। मियां नवाज शरीफ साहब हर 10 साल के बाद बेचारे जला वतन हो जाते हैं, फिर 10 साल बाहर धक्के खा के वापस आते हैं और फिर उन पे तरह तरह के इल्जाम लगा दिए जाते हैं जी कि ये तो मुआहदा करके गए थे, ये फलां करके गए थे, ये भाग के गए थे। तो ये चीजें जब खुद अदालतें उनको भिजवाने में भी उनका किरदार है और वापस आने में भी, जैसे अभी रजवाना साहब बात कर रहे थे कि एक बंदा बेचारा जलीलो ख्वार हो जाता है और 10 साल के बाद उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तरक्की का मकसद ये है कि मुआशरे जुल्म के साथ तो कायम रह सकते हैं, मुआशरे नाइंसाफी के साथ कायम नहीं रह सकते। अगर आज अदालत ने इतना इकरार या एतराफ कर लिया है कि उस वक्त इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए थे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ये समझते हैं कि अगर इदारे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने लग पड़े, अपनी गलतियों का एहसास करने लग पड़े, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का बोलबाला होना, कानून और आइन की हुक्मरानी होना जरूरी है। आज हम सारी कौम चीख रहे हैं ना, मैं खुद विक्टिम बैठा हूँ जिसका इलेक्शन छीना गया है, जिसका वोट चोरी हुआ है। अगर आज हमें इंसाफ मिले और वो लोग जो चोरी के वोटों से गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो ना, तो आज हम पूछें, आज अगर इस सोसाइटी के अंदर जिम्मेदारान को उस अबूरी हुकूमत को कटहरे में लाया जाए ना जिसने ये मैंडेट छीना है, और उससे पूछा जाए कि तू होता कौन है ये छीनने वाला, तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर इंसाफ होगा तो तरक्की होगी ना, इंसाफ के बिना तरक्की नहीं हो सकती। ठीक, पॉइंट टेकन। हाफिज एहसान अहमद साहब, आपकी नज़र में सर निज़ाम की बेहतरी, एतराफ़ तो हो गया, राय भी आ गई, गलतियां भी तस्लीम कर ली गई, लेकिन सर निज़ाम की बेहतरी, जुडिशल रिफॉर्म्स, हम जानते हैं अंग्रेज़ों के बनाए हुए 1850 के कानून यहाँ लगे हुए हैं,
मुकन्निना की बड़ी जिम्मेदारी, वकला की बड़ी जिम्मेदारी, आला जजेस की बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हाफिज एहसान अहमद साहब, हर कोई यही चाहता है कि पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, अपना घर दुबई में, स्विट्जरलैंड, हांगकांग में, पाकिस्तान की खैर है, वहां टाइम पास करके वापस निकल आएंगे। तला, मुझे अब थोड़ा सा इस पे टाइम आपने देना है, क्योंकि ये असल पाकिस्तान का जो बर्निंग सब्जेक्ट है जिसको अब आपने हाथ लगाया है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत बहुत आ गई है। मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री के अंदर लेके जाऊंगा तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हम खड़े कहाँ हुए हैं और हम रिस्पॉन्सिबल कौन कौन इस सारे प्रोसेस के अंदर है। पाकिस्तान जब हम बनाने लगे थे और कायदे आज़म को हमने अपना लीडर किया, तो हमारे जितने भी बड़े थे उन्होंने ये कहा कि हम जब एक नया मुल्क बनाएंगे तो उसके अंदर एक नया निज़ाम जो है वो हम लेके आएंगे, और वो निज़ाम इस मुल्क के अंदर एक वेलफेयर स्टेट का निज़ाम होगा। अब हुआ ये कि जब सारे लोग उस नारे के पीछे लगे, और नारे लगने के बाद पाकिस्तान जो एक ख्वाब था, जब वो हकीकत बन के इस दुनिया के अंदर आया, तो बजाय ये था कि हम इस आउटडेटेड निज़ाम को, इस गवर्नेंस को, जस्टिस को हम तर्क करते और उसकी जगह हम नहीं लेके आते, हम एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स के अंदर पड़ गए। और आपने 47 के अंदर जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था उसको हमने 1956 के अंदर किया। अब ये है कि मैं आपको 3 एरियाज के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंगली लेके जाऊंगा, तो आपको अंदाजा होगा कि ये हमारे मुल्क के साथ मजाक क्या होता रहा है। 1954 के अंदर तला एक कमीशन बना, और उस वक्त भी लोगों ने ये कहा कि इस मुल्क का निज़ाम आउटडेटेड है, बुसीदा है, साल से लोग धक्के खाते हैं, क्योंकि अंग्रेज का तला जो निज़ाम दिया हुआ है वो मल्टी लेयर उसने बनाया हुआ है, और उसके अंदर प्रोसीजरल स्ट्रेंथ उसने इसलिए ज़्यादा डाली है कि ये लोग आपस के झगड़े आपस में ही रहें, और स्टेट जो है मज़े से अपनी जो काम करती रही है वो करती रहे, और हम इस मुल्क के अंदर हुक्मरानी करते रहे। ये आपका सारा सिस्टम था रेवेन्यू साइड पे। और पुलिस साइड के अंदर उन्हें एक ऐसा इंस्टीट्यूशन चाहिए था कि जो लोगों को प्रोसिक्यूट भी करे, प्रोसिक्यूट भी करे, और उनको जो है वो स्टेट सब्जेक्ट बना के रखे। वो चीजें जब कंटिन्यू हुई तो 54 के अंदर जब कमीशन बना तो कहा गया कि निज़ाम भी आउटडेटेड है, सिस्टम भी आउटडेटेड है, लोग जलील हो रहे हैं, साल से केसेस हैं, इसको बदलने की जरूरत है। और वो रिकमेंडेशन चली। फिर तला 1969-70 के अंदर जस्टिस हमूद रहमान की सरबराही में एक कमीशन बना, 3 साल उसने किया। आज भी वो सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरीज के अंदर वो रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, और उन्होंने वही कहा कि पाकिस्तान का निज़ाम आउटडेटेड है, बुसीदा है, ये फंक्शनल नहीं है, साल से लोग जो हैं वो जलील हो रहे हैं, इसको बेहतरी की गुंजाइश है। और बदकिस्मती की बात यह है तला कि 2024 के अंदर भी हम यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम आउटडेटेड है, बुसीदा है, इस डिसफंक्शनल है। और इसकी बुनियादी वजह है, उसकी बुनियादी वजह यह है तला कि जो स्टेट का एक आपका और आम आदमी का जो एक स्टेट विल होनी चाहिए थी इस निज़ाम को चेंज होने की, वो नहीं आई। जो एक पॉलिटिकल या पार्लियामेंट्री विल आनी चाहिए तो वो इस निज़ाम के अंदर नहीं आई। देखें, जो इसके अंदर जजेस अपॉइंट करने थे वो मेरिट पे हमने अपॉइंट नहीं किए। हमने इस मुल्क के निज़ाम को बदला ही नहीं है। हम आज एज ए पार्लियामेंट्री भी तौर पे भी ये चाहते हैं कि पुलिस भी हमारे हाथ में हो, थाना भी हमारे हाथ में हो, चूंकि ये सिस्टम जो है वो स्टेटस को का है, और चलते चलाते जो है ये अब इलीट कैप्चर की तरफ आ गया है, ये इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की तरफ आ गया है। उसको बदलने के लिए हमें अब बड़े होकर बैठना चाहिए। और बैठे कौन उस चीज के अंदर? पाकिस्तान की पार्लियामेंट बैठे जिन्होंने लॉ बनाने तय कर लें कि अगर ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर सकता तो हम एक नया निज़ाम, जिन्होंने बनाया था अपने लिए या दूसरों के लिए, उन्होंने अपना 21वीं सदी के अंदर निज़ाम बदला है। आज भी हम 1860 का पुलिस है, 1898 का क्रिमिनल है, 1908 का वो है। आज भी मेरी स्ट्रेंथ पटवारी है, मेरी स्ट्रेंथ थानेदार है, मेरी स्ट्रेंथ जो एसपी है। आज भी मैं इस चीज के अंदर हूं कि मैं किस तरह लोगों को जाली पर्चे दे के काबू करवाऊं। बदकिस्मती की बात है, आज सबसे ज्यादा जोर ये लगता है कि मैं FIR ही दर्ज करवा लूं। तो ये वो चीजें हैं कि बजाय ये है कि हम एकेडमिक बात करें, बजाय ये है कि हम सिर्फ हौच पौच बात करें, बजाय ये है कि हम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर बात करें, हमें अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। हमारी पार्लियामेंट को, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को, हमारी एस्टैब्लिशमेंट को, हमारे जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस को, हमारे लॉयर्स को, और हमारे जो करता धरता इस सिस्टम के स्टेक होल्डर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं कि यार लेट्स हैव अ न्यू स्टार्ट। स्टार्ट कहां से आएगा? आपका जस्टिस सिस्टम जितनी देर बेहतर नहीं होगा, आपका पब्लिक सर्वेंट जितनी देर पब्लिक सर्वेंट नहीं बनेगा, जितनी देर तक आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ट्रांसपेरेंट नहीं आएगा, उतनी देर तक आपकी तला इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी
भी नहीं आ राइट हाफिज साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक का कहा जा रहा है, रूल ऑफ लॉ भी नहीं आ अलाउ मी सकता। सर, तो ये चीजें बदलने की जरूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे कि एतराफ तो हुआ, तो गलती तस्लीम की अदलिया ने, लेकिन स्टैब्लिशमेंट की तरफ से अभी तक कोई तस्लीम नहीं की गई है, गलती होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। और साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो कहते हैं कि अदलिया अपना वकार ख़त्म कर चुकी है, उसके फैसलों की अब कोई कदर कीमत नहीं। तफसीलन डिस्कशन होगी ब्रेक के बाद। मैं शुक्रगुजार हूँ, हमें ज्वाइन किया है बड़े मारूफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन कानूनदान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एतजाज़ एहसन साहब, बेहद मशकूर शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना कीमती वक्त न्यूज़ वन सियासी शतरंज के लिए निकाला। एतजाज़ एहसन साहब, आज की राय जो दी गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, हम जानते हैं सर इस हेयरिंग के दौरान काजी फाइज ईसा साहब के ये रिमार्क्स थे कि अदलिया को और इस्टेब्लिशमेंट को ये 40 साल पुराना दाग धोना होगा। क्या आप समझते हैं सर अदलिया से वो दाग धुल गया है और स्टैब्लिशमेंट से भी धुल गया है सर? धुल उस तरह तो नहीं गया, क्योंकि उस वक्त के जो जजेस थे ये उनकी ज़हनियत थी, उनका तअस्सुब था। चीफ जस्टिस अनवारुल हक जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे और चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन जो लाहौर के चीफ जस्टिस, और इनके अलावा दीगर जजेस भी थे जिन्होंने एक बहुत तअस्सुबाना मुतअस्सिबाना फैसले दिए और जिसकी बिना पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को फांसी पर लटकाया गया। तो ये एक बड़ा ही कभी सा वाक़या था जो हमारी तारीख का हिस्सा बना हुआ था। अब इसको रिवर्स तो नहीं किया जा सकता, टाइम को पीछे तो नहीं ले जाया जा सकता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को तो आप नहीं ला सकते वापस इस दुनिया में, कम अज कम जो हमारे साथ इंटरैक्ट कर सके, इंसानों के साथ हमें लीड कर सके या हमारे साथ डिस्कोर्स कर सके, वो शहीद जिंदा है, पर हमारे लिए दुनियावी तौर पे वो नहीं है। अब ये हमने अपनी गलती से क्या सीखा एजाज साहब, हमने क्या सीखा? व्हाट हैव वी लर्नड फ्रॉम इट? क्या कुछ हमने सीखा भी कि नहीं सीखा? नहीं, हमने सीखा नहीं है, सीखा नहीं है, लेकिन ये एक ताज़ियाना है इबरत का। ये कल के लिए नहीं, ये आज के लिए भी रेलेवेंट है कि हुक्मरानों को ये पता हो कि आप गलत मुकदमात बना रहे हो, आप गलत कार्रवाई से किसी को सजा दिलवा रहे हो, कि आप कहें कि जी प्रोसिक्यूशन अपना केस मुकम्मल कर ले। मुल्जिम का जब 342 का स्टेटमेंट शुरू होना हो, मुल्जिम की बारी हो अपना दिफा और उसमें सबूत पेश करने का, तो आप कहें कि जी वो तो मैच जीत गई है प्रोसिक्यूशन, आप घर जाए। T20 के मैच में इस तरह है कि एक टीम खेल जाए 36 करके ऑल आउट हो जाए और दूसरी टीम को कहें कि आप घर जाइए, ये तो जीत गए। ये इन्होंने किया है। ये जो तोशाखाना के केस है और साइफर का केस है, साइफर केस में बेशक केस बनता हो, पर जिस तरह इन्होंने ट्रायल किया है कि 342 की स्टेटमेंट्स ही नहीं ली और उसकी रिकॉर्ड नहीं की एक की लेकर, और एतजाज साहब आपकी बातें सुनने के बाद से मैं थोड़ा सा शॉक में चला गया हूं कि जो उस वक्त भी हो रहा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, आपकी नजर में वो आज भी हमारे अदालती निजाम में हो रहा है। अदालतें तस्लीम तो कर रही हैं कि हाँ गलत हुआ, लेकिन तब्दीली के लिए कोई तैयार नहीं है। निजाम वैसे ही चलेगा सर, जहां हर कोई तख्ता-ए-दार पे लटक जाएगा तलवार की नोक पे पावर के जरिए। सर नहीं जतोई साहब, इस तरह नहीं होता। सही, ये इसका फर्क पड़ता है, इसका फर्क पड़ेगा। इन्हीं ट्रायल्स में फर्क आप देख लें। इन्हीं ट्रायल्स में, जिस ट्रायल में आपने सफाई को मौका ही नहीं दिया पेश ही करने का अपना मौकफ, वहाँ वो अब आप जाहिर है एक कहेगा कि साइफर जो है वो बड़ा संगीन मामला है, तो वो संगीन ही होगा। लेकिन अगर सफाई को आप मौका दें कि वो बात करे
और वो अपना मौक़िफ़ पेश करे। यहाँ तो मुल्जिम को सुने बगैर, बल्कि यहाँ तक हुआ है कि मिस ट्रायल के आपने अदालत ने इस्तगासे के वकला को कहा है कि आप मुल्जिमान की जानिब से जिरा करें इस्तगासे के गवाहान पर, यानी इस्तगासे के गवाहान के वकला अपने ही गवाहान पे जिरा करें और मुल्जिमों के वकील बन के। ये कहाँ से, किधर से आया है? तो ये बहुत ये लोअर कोर्ट्स कर रहे हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, ये हाईएस्ट कोर्ट, इस दुनिया में हाईएस्ट कोर्ट जो है दुनियावी, उस तक ये बात पहुंचा देगा कि ये बात, इसकी नजरसानी फिर भी हो सकती है। तारीख के भी आते हैं। लेकिन सर अदालत ने कह दिया जुडिशियल मर्डर नहीं है ये। अदालत अभी अपनी रीजन देगी। उसको जुडिशियल मर्डर तो एक है ना, आप समझे, इस्तिलाह आम, वो नहीं जाएगी। वो उसको रीइंफोर्स कर दिया अदालत ने, चाहे उसने कहा जुडिशियल मर्डर ना कहो, अदालत के एहतराम में करो, लेकिन ये कहलाएगा जुडिशियल मर्डर ही। इसको मैं नहीं रोक सकता, आप नहीं रोक सकते। ये जो समझते हो, बल्कि इसको इस फैसले ने रीइंफोर्स कर दिया है हर उस शख्स के ज़हन में कि जुडिशियल मर्डर था, वो रीइंफोर्स हो गया कि ये उसको फेयर ट्रायल ही नहीं मिला। फेयर ट्रायल नहीं मिला तो मर्डर हुआ। सर जुडिशियल रिफॉर्म्स कब आएंगे सर? वो दिन कब आएगा जब स्टैब्लिशमेंट और अदलिया एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे और उन दोनों पे एक साथ इल्जाम नहीं लग रहे होंगे सर? ये तो अब वक्त ही बताएगा। और इस किस्म के फैसले देती रही अदलिया तो एहतराम कमाएगी, और एहतराम अगर कमाएगी तो उसका इख्तियार भी बढ़ेगा। और ये अब मतलब है, इस फैसले के ज़रिए हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि तारीख भी एक फैसला देती है, और तारीख का फैसला भी बड़ा अहम होता है। और तारीख का ये फैसला है जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इस में आया। और मैं ये समझता हूँ, इसमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ अदालत नहीं, अदालत को भी तहसीन है। मैं बड़ा नकाद रहता हूँ अदालत के बारे में। मैं समझता हूँ कि दो ट्रेडिशन है हमारे अदलिया में, एक चीफ जस्टिस मुनीर की और एक चीफ जस्टिस कॉर्नेलियस की। चीफ जस्टिस मुनीर एस्टैब्लिशमेंट के हक में फैसले देते रहते थे, कॉर्नेलियस ने डिसेंट किया था तमीज़ुद्दौन वाले केस में। अब और उसका एहतराम ज़्यादा है उस इख्तलाफ, एक जज के इख्तलाफ। अब यहाँ जो ये चीज़ जो है ये इसी तरह बढ़ेगी। जजों को भी महसूस होगा कि अगर मैंने ये फैसला दे दिया और मेरे आने वाले बाद के जज, ज़रूरी नहीं कि 40 साल इंतज़ार करना पड़े, हो सकता है 5 साल बाद और मैं जिंदा हूँ और वो माफिया भी मांग रहे हूँ और मेरे पे मुकदमात भी चल रहे हूँ, तो ये मुमकिन है। और यही आज के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि वो जो आज कर रहे हैं, क्या उस पे कल कोई दूसरा फैसला तो नहीं आएगा। इट्स ए हम्बलिंग मोमेंट, इट्स ए हम्बलिंग मोमेंट। और मेरे ख्याल में इसका दूरस फैसला हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। यकीनन बैरिस्टर साहब ने वाज़े कर दिया है। दूसरे मेहमानों का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, हसन मुर्जा साहब, मलिक रफ़ीक रजवाना साहब, हाफिज़ एहसान अहमद साहब, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन एतजाज अहसन साहब ने प्रोग्राम के अख्ताम में वाज़े कर दिया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सदारती रेफरेंस की राय ने बड़े दूररस नताइज पैदा करने हैं, स्पेशली बानी PTI के केसेस के ऊपर, चाहे वो साइफर हो या दूसरे केसेस हों। और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन पे अब मोहतरम ऑनरेबल जज हजरात सोचेंगे ज़रूर कि हम जो फैसला कर रहे हैं क्या वो दुरुस्त है या नहीं, आज की इस सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद। मुझे इजाज़त दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।